हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट की बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में हम लोग थ्योरी भी क्लास को कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे से थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि इसको मटेरियल को लिखवाने में और सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो कहीं प्रैक्टिस की क्लास करते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट को भी हम लोग साथ ही साथ में चल रहे हैं, क्योंकि उनके भी एग्जाम को देखते हुए चलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत करके आप लोगों को कंटेंट क्लियर करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। बिहार एस्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों को जब टॉपिक की बात करते हैं तो ये क्लास नंबर हम लोगों की 4 रहने वाली है। और 1 और 2 और 3 में मैंने आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि क्या क्या लेखांकन के बारे में होता है, क्या क्या इनके बारे में अच्छी तरीके से मैंने पूरी क्लास को आप लोगों को कराया हुआ है। और दूसरा जो टॉपिक है, अगर सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस ये रहा आप लोगों के सामने। तो मैंने आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से पहले ही बताया हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। बस यहाँ पर आप लोगों का एक टॉपिक रह जाता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम का। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आप लोगों को जब सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहीं पर मैं आप लोगों को डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। अब दूसरे क्लास जो है हम लोगों का, ये क्लास मतलब कि टॉपिक नंबर जो है, टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ बिजनेस, ये हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को जो थंबनेल बनाई भी हुई है कि व्यवसाय की सहायक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, वहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेक्शन में एमसीक्यू क्लास में लेकर आऊंगा, तब बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल की क्लास को करने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम लोग सहायक पुस्तकों को तैयार कैसे करते हैं, क्या क्या होती हैं सहायक पुस्तकें, उनके बारे में अच्छी तरीके से आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लिखा हुआ है, सबसे पहला ही जो पॉइंट लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला लिखा हुआ है टॉपिक की रोजनामचा का उप विभाजन। अब उप विभाजन जो है वो सहायक वहियां हुआ क्रिया है। और याद रखिए कि जो उप विभाजन ये हम लोगों का, ये मानिए कि ये सेकेंड है। फर्स्ट में हम लोगों को किसका पढ़ना है, तो फर्स्ट में हम लोगों को रोकड़ वही पढ़नी है। और रोकड़ वही कितने प्रकार की होती है, रोकड़ वही क्या होती है, रोकड़ वही और रोकड़ खाते में अंतर क्या होता है, इन सब की बातें मैं आप लोगों को अगली क्लास में जब मैं आप लोगों को पूरा कराऊंगा तो पूरा का पूरा सहायक वहियों को पूरा कराने वाला हूं। रोकड़ वही को बाद में कराएंगे। पहले हम लोग सहायक वहियों की बात करने वाले हैं। सहायक वहियों में रोकड़ वही को बाद में बताएंगे, क्योंकि ये भी रोजनामचा का उप विभाजन में ही आएगा रोकड़ वही। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ है कि रोजनामचा का उप विभाजन का अर्थ क्या है, मतलब कि हम लोग उप विभाजन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल, इनके बारे में देखते हैं। कि तो लिखा हुआ है कि अगर हम लोग इनकी बात करते हैं कि प्रारंभिक लेखों जैसे जर्नल की बात करते हैं, प्रारंभिक लेखों को लेन देनों की प्रकृति और संस्था के विभागों के आधार पर सहायक पुस्तकों जैसे सब्सिडरी बुक्स कहते हैं में वर्गीकृत करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रोजनामचा का उप विभाजन कहते हैं। प्रारंभिक लेखों, जो प्रारंभिक लेखे किए हैं, जर्नल किए हैं, उनकी प्रकृति और संस्था के विभागों के आधार पर सहायक पुस्तकों में लिखना, उनको वर्गीकृत करना जो है, तो उसी को क्या कहते हैं, रोजनामचा का उप विभाजन कहते हैं। मान लो अगर पूछा जाता है अर्थ, तो अर्थ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उप विभाजन कहते हैं। रोजनामचा का उप विभाजन किया है हमने, किस प्रकार से, तो एक हम लोगों ने रोजनामचा को बांटा है, तो उनको कैसे बांटा है, उप विभाजन करके, सहायक वहियों को बना के। सहायक पुस्तकें सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सहायक पुस्तकों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों को क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या विशेष उद्देश्य वाली सहायक पुस्तकें भी कहते हैं। क्योंकि मतलब कि क्वेश्चन में जब पूछे जाते हैं ना, तो इनके अदर नाम भी पूछ दिए जाते हैं, जो अन्य नाम होते हैं तो वो भी पूछ दिए जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है।
तो सबसे पहले रोजनामचा का उपविभाजन किया है। उपविभाजन में कि प्रारंभिक जो लेखे गए हैं कुल प्रारंभिक लेखों को लेन देनों की जो प्रकृति है और संस्था के विभागों के आधार पर सहायक पुस्तकों में लिखना या उनको वर्गीकृत करने की जो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रोजनामचा का उपविभाजन कहते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। अर्थ जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि उपविभाजन जो है, सहायक वहीयों का जो उपविभाजन किया है वो किस लिए किया है, इनके उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य क्या है, सहायक वहीयों के लाभ या फिर उद्देश्य की बात करते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं। सहायक वहीयों का अगर मान लो हमने कुछ पुस्तकें बनाई हैं, सहायक वहियां बनाई हैं, मान लो कुछ सहायक वहीयों को हम लोग क्या कहते हैं, तो वहीयों को हम लोग पुस्तकें भी कहते हैं। पुस्तकें, बुक्स इंग्लिश में कहते हैं बुक्स, और वहियां कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं और पुस्तकें भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, वहियां। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सहायक जो वहियां बनाते हैं तो इनका उद्देश्य क्या है, इनके लाभ क्या है, तो नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है कि पुस्तक पालन कार्य का वैज्ञानिक बंटवारा हम लोग कर सकते हैं। एमसीक्यू में अगर पूछा जाएगा तो इतने इससे ज्यादा डिटेल तो कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने का वादा किया है। तो लिखा हुआ है कि पुस्तक पालन जो है, पुस्तक पालन कार्य का जो है वैज्ञानिक बंटवारा किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो सहायक वहियों के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी बात लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि अगर हम लोग सिग्निफिकेंस डिवीजन ऑफ बुक कीपिंग वर्क, दक्षता में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दक्षता में वृद्धि, मतलब कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी। हम लोग एफिशिएंसी में जो इंक्रीजमेंट कर सकते हैं तो दक्षता में इसमें वृद्धि होती है सहायक वहियों के द्वारा, तो ये भी इसका पॉइंट लिखा हुआ है। दक्षता में वृद्धि को अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्मचारियों में काम का बंटवारा, अगर हम लोग बात करते हैं कि कर्मचारियों में अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो कर्मचारियों में कार्य का बंटवारा वैसे इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कर्मचारियों में कार्य का बंटवारा हो जाने से एक कर्मचारी अपने कार्य को एक कर्मचारी अपने कार्य को करने में दक्ष हो जाता है, करने में दक्ष हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दक्षता में वृद्धि का मतलब अगर कर्मचारियों को कार्य बांटेंगे तो ये दक्षता में वृद्धि भी करेगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि श्रम और समय की बचत। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग काम को बांटेंगे तो इसमें श्रम और समय की बचत भी होगी। ठीक है, कर्मचारियों को सहायक पुस्तकों में स्पष्टीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन पुस्तकों के आधार पर हम लोग खतौती करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि अंतिम खाते बनाने में सुविधा। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक स्थान पर सभी सूचनाओं का इकट्ठा होना। एक स्थान पर मतलब कि अब जैसे मान लो कि जर्नल करते हैं तो जर्नल में अलग अलग डेटों में अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दुविधा होती है, ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पर एक मतलब मान लो परचेज बुक में सारा का सारा परचेज लिख दिया, सेल्स बुक में सारा का सारा सेल्स लिख दिया, कैश बुक में सारा का सारा कैश का काम लिख दिया, तो इससे क्या होगा, एक स्थान पर सभी सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। उसके बाद जांच में सरलता होगी। जब एक स्थान पर कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसका जो ढूंढने का समय कम होगा, है ना, बिल्कुल कम होगा। उसके बाद कपटों पर रोक लगेगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि विवाद सुलझाने में सहायक हैं पुस्तकें, विवादों को सुलझाने में सहायक हैं पुस्तकें। ठीक है, और अगर देखते हैं और भी पॉइंट लिखे हुए हैं क्या, नहीं, इतने ही पॉइंट हम लोगों के बहुत सफिशिएंट हैं। पहला लिखा हुआ है कि पुस्तक पालन कार्य का वैज्ञानिक बंटवारा हम लोग कर सकते हैं। तो पुस्तक पालन कार्य का बंटवारा, रोजनामचा का बंटवारा रहने से लेन देनों को वैज्ञानिक आधार पर सहायक पुस्तकों में बांट दिया जाता है। अगर हम लोग इसके बारे में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि रोजनामचा मतलब जर्नल। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, रोजनामचा का बंटवारा
रहने से, रोज नामचा का बंटवारा रहने से लेन देनों को वैज्ञानिक आधार पर सहायक पुस्तकों में बांट दिया जाता है। देखो, लिखाने को तो मैं सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से लिखा सकता हूं, लेकिन जो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए हैं उनको लिखाने में क्या फायदा। पुस्तक पालन कार्य का वैज्ञानिक बंटवारा तो ये पता है, जनरल को बांटता है। क्रय का क्रय में लिखेंगे, सेल्स का सेल्स में लिखेंगे, क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल का बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनको बांटेंगे। उधार का हम लोग अभी एक एक करके हम लोग सभी पुस्तकों को भी पढ़ेंगे। क्रय बही क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, ये सारी की सारी पुस्तकें पढ़ेंगे। रोकड़ पुस्तक में भी पढ़ेंगे कि एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक क्या होती है, 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक क्या होती है और 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक क्या होती हैं। एक खाने वाली को साधारण रोकड़ पुस्तक भी क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, लेकिन बस समय रखेंगे और आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें। बात आती है इन पॉइंटों पर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट तो आप लोग बता दीजिए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया है कि सहायक बहियों का जो उद्देश्य है, सहायक बहियों के जो लाभ हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि इनके क्या क्या लाभ हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सहायक बहियों का वर्गीकरण करते हैं, तो ये रोकड़ पुस्तक जो है ये हम लोगों का अलग टॉपिक रहेगा। इसको हम लोग अलग करेंगे क्योंकि हम लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये अलग पढ़ेंगे। ठीक है, रोकड़ बही मतलब कि कैश बुक होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक। उसके बाद होती हैं परचेज बुक को हम लोग पढ़ेंगे, परचेज बुक को अभी पढ़ेंगे। सेल्स बुक को मतलब कि विक्रय बही को मतलब होते हैं सेल्स बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रय वापसी बही को कहते हैं परचेज रिटर्न बुक को करेंगे। फिर उसके बाद आती है विक्रय वापसी बही को कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक, इसको भी बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद आती है प्राप्य विपत्र बुक, इसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। और इसके बाद आती है देय विपत्र बुक, बिल्स पेबल बुक और मुख्य रोजनामचा। अब आप कहेंगे कि खुदरा रोकड़ पुस्तक किसमें आएगी, तो यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे पिटी कैश बुक के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे पिटी कैश बुक के बारे में, जिसे कहते हैं खुदरा रोकड़ पुस्तक। ठीक है, एक एक पुस्तक को बताएंगे। आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं, नहीं बनाना आती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो वहां पर हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग सभी बताएंगे। ठीक है, रोकड़ पुस्तक को वहीं पर बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं कि इनकी मतलब कि रोकड़ पुस्तक क्यों बनाते हैं, विशिष्ट लेन देनों की इनकी प्रकृति क्या होती है, इनकी लेन देनों की प्रकृति क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि रोकड़ पुस्तक को तो हम लोग वहीं पर बता देंगे, लेकिन क्रय पुस्तक की जो प्रकृति होती है, अगर हम लोग बात करते हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है, तो इनकी प्रकृति क्या होती है, तो माल को उधार लिखना, माल का उधार क्रय जो है वो इसमें लिखा जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो इसी का लेखा हम लोग करते हैं का लेखा। मतलब कि इन पुस्तकों में क्रय बही में हम लोग माल का उधार क्रय लिखते हैं, और विक्रय बही में अगर हम लोग बात करते हैं तो माल का उधार विक्रय लिखते हैं। हम लोग वहां पर क्रय लिखते हैं तो यहाँ पर विक्रय लिखते हैं, तो माल का उधार विक्रय का लेखा। तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, तो इसमें क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो इसके बारे में
इसके बारे में लिख देते हैं कि क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, इसके बारे में। क्रय वापसी बही के बारे में क्या करते हैं, तो क्रय वापसी बही के बारे में अगर हम लोग लिखते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखने की बात आती है कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर की बात करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं तो आपूर्तिकर्ताओं को माल की वापसी। तो आपूर्तिकर्ता का मतलब होता है यहाँ पर सप्लायर, आपूर्तिकर्ताओं को माल की वापसी, ठीक है। तो इसका लेखा हम लोग किसमें करेंगे, तो इसका लेखा हम लोग करेंगे क्रय वापसी बही में, ठीक है। उसके बाद विक्रय वापसी बही में क्या करते हैं, तो विक्रय वापसी बही में करते हैं कि ग्राहकों के द्वारा माल की वापसी। इसमें क्या लिखते हैं कि ग्राहकों के द्वारा माल की वापसी, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं तो प्राप्य विपत्र बही में क्या लिखते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि प्राप्य विपत्र बही में, तो यहां पर लिखते हैं कि प्राप्य विपत्रों का लेखा, इसमें लिखते हैं, इसमें प्राप्य विपत्रों का लेखा हम लोग प्राप्य विपत्र बही में लिखते हैं, जिसे बिल्स रिसीवेबल बुक कहते हैं। तो इसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं देय विपत्रों का लेखा। तो देय विपत्रों का लेखा, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य जर्नल से, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानते हैं, तो मुख्य जर्नल को भी देख लेते हैं। तो मुख्य जर्नल के बारे में लिखा हुआ है कि सहायक पुस्तकों या अन्य पुस्तकों में स्थान न पाने वाले लेन देन, मतलब कि जो लेन देन, ऐसे लेन देन जो इन ऊपर जो पुस्तकें हैं उनमें नहीं आते हैं, तो वो कहाँ आते हैं, मुख्य जर्नल में आते हैं, जर्नल प्रॉपर में आते हैं। तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे। तो इसको तो आप लोग IMP मान ही लीजिए, ठीक है। वैसे तो मोस्ट तो सभी है, लेकिन हम लोगों को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक रोकड़ पुस्तक और एक आप लोगों की ये मुख्य जर्नल, और रोकड़ पुस्तक में भी आप लोगों की खुदरा रोकड़ पुस्तक आ जाएगी। अब हम लोग एक एक करके खुदरा रोकड़ पुस्तक को हम लोग बाद में आप लोगों को एक टॉपिक में अलग पढ़ाएंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग की बात करते हैं। तो 3-4 मतलब कि ये क्लास जो है आप लोगों की 2-3 क्लासों में हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी क्लासों को आप लोगों को लेते हैं, बड़ी क्लासों को लेने का थोड़ा सा वक्त की थोड़ा सा है ना। तो क्रय बही की बात अगर हम लोग करते हैं, परचेज बुक की बात करते हैं, और परचेज बुक में अगर हम लोग एक एक करके पॉइंट को लिखा हुआ है मैंने परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक को क्या कहते हैं, क्रय बही कहते हैं, क्रय बही या फिर परचेज बुक। लिखते हैं कि अर्थ इसका क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थ के बारे में, और इसका जो अर्थ लिखा हुआ है कि व्यावसायिक उद्देश्यों से, व्यावसायिक अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यावसायिक उद्देश्यों से उधार क्रय का मतलब होता है कि हमने अगर माल को उधार लिया है, खरीदा है, उधार क्रय किए गए माल का विवरण जिस बही में रखा जाता है उसे क्रय बही कहते हैं, और क्रय बही में क्या किया जाता है कि हम लोग
क्रेडिट परचेज का लेखा यहाँ पर लिखते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब कि क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि उधार जो माल हम लोग खरीदते हैं, उधार माल, उधार जो खरीदा है उसका लेखा हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो उसका लेखा हम लोग यहाँ पर क्रय बही में करते हैं। व्यवसाय के संचालन के लिए खरीदी गई संपत्तियों का विवरण इस बही में नहीं लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि कपड़े के व्यापारी के द्वारा कपड़े के उधार क्रय का लेखा क्रय बही में लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी है, अगर उसने क्या खरीदा है, कपड़ा खरीदा है, कपड़ा उधार खरीदा है, कपड़ा कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा परचेज बुक में लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि यही कपड़ा का व्यापारी है और अगर कपड़े के व्यापारी ने कपड़े को रखने के लिए मान लो फर्नीचर खरीदा है, कपड़े के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा है, तो इसको कहाँ लिखेंगे भाई, क्योंकि ये भी तो खरीदा है और मान लो कि फर्नीचर जो है वो भी उधार खरीदा है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी खरीदा है लेकिन यहाँ पर भी खरीदा है, तो इसको दोनों को क्या क्रय बही में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि कपड़े का व्यापारी है, अगर उसने माल खरीदा है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि माल का विवरण जिस बही में, मतलब कि कपड़े के व्यापारी के लिए माल क्या है, तो माल उसके लिए कपड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो उसका है जो माल है, ये फर्नीचर जो है माल नहीं है, तो फर्नीचर यहाँ पर क्या है, तो फर्नीचर यहाँ पर एसेट्स है, उसकी क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है। तो कपड़े के व्यापारी ने अगर फर्नीचर खरीदा है, चाहे उधार खरीदा हो या नगद खरीदा हो, तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहीं पर लिखा हुआ है कि पर व्यापार संचालन हेतु फर्नीचर की क्रय का जो लेखा है वो क्रय बही में ना होकर फर्नीचर खाता में होगा। तो वो किस में होगा, तो वो फर्नीचर खाता अगर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, मान लो भवन खरीदा है, मान लो मशीन खरीदी है, तो ये सब जो है वो उसी खाते में लिखे जाएंगे जिस खाते की ये बात है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाते में, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग खाते में, ठीक है। तो मतलब समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि क्रय बही को क्या कहते हैं, क्रय बही को याद रखिए भाई कि क्रय बही को बीजक बही या फिर इनवॉइस बुक या फिर खरीद बही, बॉट बुक या फिर क्रय रोजनामचा, परचेज जर्नल या फिर दैनिक क्रय बही, परचेज डे बुक आदि नामों से इसे पुकारते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत से अन्य नाम हैं, तो क्रय बही के अन्य नाम, क्रय बही के अन्य नाम, तो क्रय बही के अन्य नाम भी आप लोगों को देख लेने हैं कि बीजक बही, जिसे इनवॉइस बुक कहते हैं, बीजक बही की बात करते हैं। यहाँ पर खरीद बही की बात करते हैं, खरीद बही की बात करते हैं, क्रय रोजनामचा की बात करते हैं, क्रय रोजनामचा की बात करते हैं, ठीक है। दैनिक क्रय बही की बात करते हैं, दैनिक क्रय बही की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके कई नाम हैं, तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है और अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। अगर आप कहते हैं कि इनके लेखा करने के का नियम क्या है, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो आप लोगों को ये बातें आती होंगी और आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो आप लोग बताइए कि मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि लेखा करने के क्या क्या नियम होते हैं। जैसे मान लो कि पहला लेखा का नियम क्या है कि क्रय बही में केवल उधार क्रय का लेखा होता है, इसमें नगद क्रय का लेखा नहीं होता है। ये बात मैंने बताई हुई है अभी आपको कि नगद का लेखा कहाँ करेंगे, नगद का लेखा नगद में करेंगे, नगद का लेखा कैश बुक में करेंगे, ठीक है। पहली बात, क्रय बही में कुल क्रय में से व्यापारिक छूट को घटाकर दिखाया जाता है। चलो लिख लेते हैं क्योंकि कुछ बातें जरूरी हैं, ठीक है, कुछ बातें जरूरी हैं, तो लिख लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं क्रय बही में लेखा करने के नियम,
अब भाई नियम कौन कौन से हैं तो उनको तो देखना ही पड़ेगा, बात कही है। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि इसमें केवल, इसमें मतलब कि क्रय बही में, इसमें केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है, नगद का नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि क्रय बही में कुल क्रय मतलब जितना क्रय किया है, जितना माल खरीदा है, उसमें कुल क्रय में से व्यापारिक छूट जैसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, व्यापारिक छूट को घटाकर दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। दूसरा नियम हो गया ये। तीसरा नियम की बात करते हैं तो तीसरा नियम है कि बिक्री कर जो है वो माल के लागत मूल्य में जोड़ा जाता है। जो बिक्री कर है, जो टैक्स है, वो बिक्री कर टैक्स की बात करते हैं यहाँ पर, चाहे जीएसटी की बात करें या टैक्स की बात करें, तो बिक्री कर माल की लागत में, बिक्री कर को हम लोग यहाँ पर जीएसटी भी अगर आप बात करते हैं तो जीएसटी भी हो सकता है, ठीक है। तो बिक्री कर माल की लागत में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि व्यापारिक छूट तथा बिक्री कर के साथ हो तो कुल क्रय में से व्यापारिक छूट को घटाकर बिक्री कर, मतलब कि माल, लास्ट लिखा हुआ है कि माल मंगाने के व्यय को क्रय बही में लिखा जाता है। तो लास्ट लिखा हुआ है कि माल मंगाने के व्यय को क्रय बही में लिखा जाता है। देखो यहाँ पर अगर बात आती है तो क्रय बही के अन्य नाम की बात आएगी, और एक बात और आएगी कि इसमें जो लेखा किया जाता है तो इसमें लेखा कौन सा किया जाता है, माल का लेखा, केवल उधार माल का लेखा किया जाता है। केवल यहाँ पर उधार माल लिख लेते हैं, उधार माल का क्रय यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक वर्ड जो रह गया था, माल शब्द की बात हम लोगों ने यहाँ पर नहीं की थी, ठीक है। तो अगर बात आती है कि केवल उधार माल का लेखा लिखा जाता है, पहले नियम है, इसमें व्यापारिक छूट को घटाकर दिखाया जाता है, और जीएसटी या टैक्स को इसमें लागत में जोड़ा जाता है, और माल मंगाने के जो व्यय हैं वो इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, भाड़ा हो गया या फिर और कोई चीज़ है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। अच्छी तरीके से बता दिया है मैंने क्रय बही के बारे में। अब बात आती है कि ये जो नियम है ये विक्रय बही में भी लागू होते हैं क्या? तो ये जो नियम है ये क्या विक्रय बही में भी लागू होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये जो नियम है वो कॉपी पेस्ट तो नहीं होते हैं खैर, लेकिन जो नियम है जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी बात करते हैं, ठीक है। चलो इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विक्रय बही में क्या लिखा हुआ है कि विक्रय बही को क्या कहते हैं? सेल्स बुक कहते हैं। अब विक्रय बही के बारे में जान लेते हैं। तो विक्रय बही में सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थ और व्यापारिक उद्देश्यों से उधार विक्रय का मतलब क्रेडिट सेल्स, उधार विक्रय किए गए माल का जो विवरण है जिस बही में रखा जाता है उसे उधार विक्रय बही कहते हैं। व्यवसाय के संचालन में उपयोग की जाने वाली या उपयोग की जा रही संपत्तियों की अगर हम बिक्री करते हैं तो इसका लेखा इस बही में नहीं किया जाता। जैसे बात करते हैं उदाहरण के रूप में कि ये कपड़े के व्यापारी के द्वारा कपड़े का अगर उधार विक्रय किया जाता है तो वो विक्रय बही में लिखा जाएगा, ठीक है, तो विक्रय बही में लिखा जाएगा। लेकिन यदि उसने पुराने फर्नीचर का अगर विक्रय किया है तो उसका लेखा जो है वो पुस्तकों में नहीं किया जाएगा।
तो क्या लिखा हुआ है, तो इसका लेखा विक्रय बही में नहीं किया जाएगा। विक्रय बही में विक्रय बही को विक्रय रोजनामचा, इसके अन्य नाम भी देख लीजिए भाई कि विक्रय बही को विक्रय रोजनामचा, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्स जर्नल, दैनिक विक्रय बही जिसे सेल्स डे बुक कहते हैं, विक्रय बही जिसे सेल्स बुक कहते हैं, आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये तो विक्रय बही की बात हो गई। विक्रय बही के बारे में अगर हम लोग समझते हैं कि विक्रय बही के मतलब की अगर बात करते हैं तो विक्रय बही जिसे सेल्स बुक कहते हैं, तो इसमें केवल उधार माल का विक्रय। अब माल की बात आती है तो माल ही लिखना। कपड़े का मान लो व्यापारी है, जैसे हमने ऊपर समझाया था कि कपड़े का व्यापारी है और उसने अगर कपड़ा जो है कपड़ा को उधार बेचा है, कपड़े को उधार अगर बेचा है तो इसमें लिखा जाएगा। लेकिन अगर कपड़े के व्यापारी ने अपनी कोई वस्तु है, अपनी कोई फर्नीचर है, मान लो पुराना फर्नीचर है, कोई चीज़ है, पुरानी फर्नीचर को अगर बेचा है, पुराना फर्नीचर लिख लेते हैं कि पुराने फर्नीचर को अगर बेचा है तो वो सेल्स बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो वो सेल्स बुक में नहीं लिखा जाएगा। अब नियम क्या क्या है इसके नियम क्या क्या है, क्रय बही के नियम क्या क्या है। तो पहला नियम है कि इसमें केवल उधार विक्रय का लेखा किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें विक्रय बही में कुल बिक्री में से व्यापारिक छूट को घटाकर दिखाया जाता है। बस यहाँ पर जहाँ पर क्रय बही किया है वहाँ पर हम लोगों को विक्रय बही कर देना है। विक्रय मतलब कि विक्रय कर जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं, विक्रय कर को माल के शुद्ध विक्रय में जोड़ा जाता है। ठीक है, माल को भेजने के व्यय जो है, माल मंगाने के, यहाँ पर माल मंगाया था हम लोगों ने, वहाँ पर माल भेजेंगे तो वहाँ पर माल को भेजने के जो व्यय हैं उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो उनको मैंने नहीं लिखा हुआ है, उसका रीज़न है कि आपका समय बचे, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप लोग जरूर करते रहिए। अगली क्लास में हम लोग ने देखो इसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा लगता है तो आप लोग बता दीजिए, कम तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम लोग बता रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने 2 बुकों की बात कर ली है, ये 2 बुकें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगली क्लास में जब आएंगे ना तो आप लोगों को ये सारी की सारी बुकें, मतलब कि क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय प्राप्त विपत्र बही, देय विपत्र बही और मुख्य जर्नल, ये 5 प्रकार की बुकें बताएंगे। और रोकड़ बही को हम लोग अगली क्लास में, उसके बाद की क्लास में लेकर आएंगे। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने वाला हूं और आगे की क्लासों को आप लोगों को अच्छी तरीके से कराने वाला हूं। जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके MCQ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को जहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ वहाँ पर करा के आऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल जो उसके जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं के हम लोग MCQ डालने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।